फिल्मी गुरु में आपका फिर से स्वागत है। फिल्म की कहानी यह बताती है कि एक बहुत बड़े अमेरिकी व्यवसायी पाक का बेटा एक अजीब और इलाज न होने वाली बीमारी का शिकार होता है। बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर भी इसका कारण नहीं ढूंढ पाते। जब सारे मेडिकल रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोरिया से शैमान बुलाए जाते हैं ताकि वे इस बच्चे का इलाज कर सके। ये वही लोग होते हैं जो इस दुनिया में जिंदा रहते हुए भी आत्माओं से बात कर सकते हैं। इनका काम होता है आत्माओं से जुड़े मसलों को हल करना, नजर न आने वाली शक्तियों से लड़ना और उन्हें काबू में रखना। यहीं पर हम शैमान हरिम से मिलते हैं जो अपनी असिस्टेंट के साथ इस बच्चे का इलाज करने आती है। शुरू में बच्चे की माँ इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब और कोई रास्ता नहीं बचता तो वह मजबूरन मान जाती है। हरिम कुछ रिचुअल्स के जरिए बच्चे को चेक करती है और पता लगाती है कि बच्चे का मसला उसके दादा या परदादा से जुड़ा हुआ है। इस बात पर चर्चा करने के लिए हरिम पाक के घर जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि यह परिवार कई सालों पहले अमेरिका शिफ्ट हो गया था। पाक का पिता जो बच्चे का दादा है लकवाग्रस्त है, जबकि उसका परदादा लगभग 100 साल पहले मर चुका था, जिसका कब्र कोरिया में है। पाक बताता है कि उसकी परिवार में हर पहले पैदा होने वाले बेटे के साथ यही समस्या होती आई है। जैसे मेरा बड़ा भाई भी इसी तरह की बीमारी में मर गया था और अब मेरा बेटा उसी हालत में है। हरिम पाक को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे और लोगों की मदद चाहिए होगी। समस्या काफी बड़ी होती है और शायद कोरिया जाना पड़े। सीन कट होता है और हम कोरिया में किम से मिलते हैं। किम एक फैन शुई या बरियल एक्सपर्ट होता है कि एक बुजुर्ग औरत अपनी परिवार के सपनों में आकर उन्हें तंग कर रही होती है। किम बताता है कि समस्या कब्र की नहीं थी, बल्कि उसके रोते हुए बेटे ने उसके दांत छुपा दिए थे, जिसकी वजह से आत्मा परेशान थी। जैसे ही दांत वापस रख दिए जाते हैं, समस्या हल हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि हरिम इसी कब्रिस्तान में किम से मिलने आती है। हरिम उसे पाक के बारे में बताती है जो एक बहुत अमीर व्यवसायी है, लेकिन उसकी परिवार में एक अजीब श्राप है जिसमें हर पहला बेटा बीमार पैदा होता है। ये सारे मसले कोरिया की जमीन से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका दादा यही दफन है। हरिम को इस मसले के लिए किम की मदद चाहिए होती है और जैसे ही किम को कोरिया का नाम सुनाई देता है वो मदद के लिए मान जाता है। अगले दिन पाक भी किम से मिलने आता है क्योंकि उसे अपने दादा की कब्र का एक्सह्यूमेशन करवाना होता है। एक्सह्यूमेशन का मतलब होता है कब्र को खोलकर वहां दफन व्यक्ति को दूसरी जगह शिफ्ट करना। पाक ये सब अपने बेटे के इलाज के लिए कर रहा होता है। किम पाक को उसके दादा की कब्र पर ले जाता है जो एक पहाड़ पर बनी होती है। यह कोई प्रॉपर सेमेट्री नहीं होती। वहाँ कई लोमड़ियाँ घूम रही होती है जो एक बहुत बुरा इशारा होता है। कब्र पर कोई नाम की प्लेट भी नहीं होती। पाक बताता है कि उसका दादा एक जनरल था और यह कब्र उसे आर्मी की तरफ से दी गई थी। किम को समझ नहीं आता कि ऐसी अजीब जगह क्यों चुनी गई। ये जगह कब्र जैसी लगती ही नहीं। किम को अंदाजा हो जाता है कि असली समस्या इसी जगह में है और वो ये बात हरिम को भी बताता है। वो कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा जानवर है, बहुत ज्यादा बुराई है और उसे यहाँ नकारात्मक शक्तियों का एहसास हो रहा है। वो हरिम को यहाँ काम करने से मना करता है और कहता है कि अगर उन्होंने यहाँ काम किया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर हरिम भी घबरा जाती है। रात को हरिम किम और पाक दोबारा मिलते हैं। वहाँ किम बताता है कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है। ये सुनकर पाक इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसका एक बेटा है जो मरने वाला है। दोनों हरिम और किम इस बात पर इमोशनल हो जाते हैं। इसी वजह से हरिम फैसला करती है कि वो पाक की मदद जरूर करेगी। वो किम से कहती है कि हम कब्र खोदेंगे और वहाँ एक रिचुअल करेंगे जो उस बुराई को डाइवर्ट कर देगा और समस्या हल हो जाएगी। किम को ये प्लान ठीक लगता है और वो भी एक्सह्यूमेशन के लिए मान जाता है। अगले दिन कब्र खोदने का काम शुरू होता है। पाक की आंटी भी वहाँ होती है क्योंकि बिना उसकी इजाजत और साइन के कब्र नहीं खोदी जा सकती। हरिम सारा रिचुअल का सामान लेकर आती है जिसमें 5 सुआ भी शामिल होते हैं। ये कुर्बानी उन 5 लोगों के लिए होती है जो कब्र खोलने वाले होते हैं। एक तरफ कब्र खोदी जा रही होती है और दूसरी तरफ हरिम बहुत ताकतवर रिचुअल शुरू करती है ताकि बुराई का ध्यान भटक सके। कई लोग इस रिचुअल में उसका साथ देते हैं। हरिम ढोल, लकड़ी के डंडे और चाकू के साथ डांस करती है और जोर जोर से गाती है। इसी दौरान वो अपने मुंह पर जख्म भी लगा लेती है। फिर वो सुअरों को काटकर उनका खून पीती है। ये डरावना रिचुअल तब तक चलता है जब तक दादा की हड्डियां कब्र से बाहर नहीं निकाल ली जाती। हड्डियां निकालने के बाद एक मजदूर कब्र के अंदर एक ऐसे सांप को देखता है जिसका सिर इंसान जैसा होता है। यह एक बहुत ही बुरा संकेत होता है। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये होती है कि वो बिना किसी को बताए उस सांप को मार देता है। जैसे ही यह होता है मौसम खराब हो जाता है। किम जो दादा की हड्डियां जलाना चाहता था इस काम को तुरंत रोक देता है। हालांकि वो चाहता था कि यह काम जितनी जल्दी हो सके हो जाए, क्योंकि उसका मानना होता है कि दादा की आत्मा इन हड्डियों से जुड़ी हुई है और सिर्फ इन्हें जलाकर ही उसे शांति मिल सकती है। क्योंकि किम ने यहाँ बहुत सारी नकारात्मक चीजें महसूस की थी, इसलिए वो पास के एक गांव यानी बस्ती की ओर जाता है ताकि ग्रैंडपा की कब्र के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ज्यादातर लोग ग्रैंडपा की कब्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते और जो कुछ लोग जानते भी थे उनका कहना था कि इस कब्र में बहुत ज्यादा खजाना दफन है। इसी लालच में एक आदमी जिसे ये पता चल जाता है कि ग्रैंडपा की कब्र खोदी जा चुकी है, चुपके से जाकर ग्रैंडपा का कॉफिन खोल देता है। जैसे ही यह होता है ग्रैंडपा की आत्मा गुस्से में आजाद हो जाती है। ये सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात होती है। खुशकिस्मती से
हरिम ये सब देख लेती है और अब एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद वही सबको इस खतरे से बचा सके। ग्रैंडपा की आत्मा को काबू में करने के लिए हरिम तुरंत एक रिचुअल शुरू करती है, लेकिन शायद ये रिचुअल बेकार जा रहा होता है क्योंकि ग्रैंडपा की आत्मा पहले ही अमेरिका जा चुकी होती है। अमेरिका में जहाँ पाक का परिवार रहता होता है, जैसे ही वो आत्मा वहाँ पहुँचती है, वो अपने बेटे और उसकी पत्नी को मार देती है। इसके बाद ग्रैंडपा की आत्मा पाक को भी डराने लगती है। पाक बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी दौरान पाक को किम का फोन आता है। फोन पर किम उसे बताता है कि ग्रैंडपा की आत्मा आजाद हो चुकी है, उसने तुम्हारे माता पिता को मार दिया है और अब वो तुम्हें मारने आ रही है, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी होगी। किम अभी फोन पर ही बात कर रहा होता है कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे किम दरवाजे पर खड़ा हो। फोन पर मौजूद किम पाक को सख्ती से कहता है कि दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, हो सकता है ये ग्रैंडपा की आत्मा हो, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम खिड़की खोल सकते हो। पाक दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन खिड़की खोल देता है, जहाँ से आत्मा अंदर आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि फोन पर जो किम बात कर रहा था वो असल में ग्रैंडपा की आत्मा थी और दरवाजे के उस पार असली किम मौजूद था जो पाक को बचाने आया था। असली किम जब होटल स्टाफ से चाबी लेकर पाक के कमरे में दाखिल होता है तो वह देखता है कि पाक पूरी तरह से पॉसेस्ड हो चुका है। पॉसेस्ड हुए पाक से किम ग्रैंडपा से पूछते हैं कि वो अपने परिवार के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तब ग्रैंडपा बताता है कि जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उनकी आंखों के सामने ही ग्रैंडपा पॉसेस्ड पाक को मार देता है। मरते समय पाक किम से कहता है कि लोमड़ी ने बाघ की रीढ़ की हड्डी पर वार किया है। किम को इस बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन अब ग्रैंडपा की आत्मा अपनी बेटी और पाक के बेटे को मारने जा रही होती है। उसे बचाने के लिए किम के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो हरिम से कहे कि ग्रैंडपा की हड्डियां जला दी जाएं। लेकिन हड्डियां जलाने के लिए ग्रैंडपा की बेटी की इजाजत जरूरी होती है। किम तुरंत उसे फोन करता है और बताता है कि ग्रैंडपा की आत्मा अब एक मासूम बच्चे को मारने जा रही है जिसका कोई कसूर नहीं। उसकी जान बचाने के लिए एक्सह्यूमेशन के बजाय हड्डियां जलानी होंगी। ग्रैंडपा की बेटी इस बात पर राजी हो जाती है। जैसे ही हड्डियां जला दी जाती हैं, ग्रैंडपा की आत्मा का खात्मा हो जाता है और सब लोग आजाद हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ग्रैंडपा की आत्मा के जाने के बाद भी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी होता है। किम उस आदमी से मिलता है जिसने ग्रैंडपा की कब्र खोदने का काम किया था। वो आदमी बताता है कि उसके सपनों में बड़े बड़े इंसानी सिर वाले सांप उसे डराते रहते हैं। डर के मारे वो कहता है कि ये सांप मुझे मार देंगे। वो आदमी किम को बताता है कि जब उसने ग्रैंडपा की कब्र में वो इंसानी सिर वाला सांप देखा था तो उसने उसका सिर काटकर उसे मार दिया। सच जानने के लिए किम दोबारा ग्रैंडपा की कब्र पर जाता है जहाँ उसे वो मरा हुआ सांप मिलता है। उसका सिर एक औरत जैसा होता है जिसे बहुत ही ज्यादा बुरी ताकत माना जाता है। बिना ज्यादा सोचे जब किम कब्र को और गहरा खोलता है तो उसे उसके नीचे एक सीधा खड़ा हुआ कॉफिन मिलता है। जैसे ही वो ये देखता है वो हरिम और अपने सभी दोस्तों को बुलाता है ताकि उस कॉफिन को बाहर निकाला जा सके। लेकिन अभी भी किसी को समझ नहीं आता कि यह कॉफिन ग्रैंडपा की कब्र के नीचे क्यों रखा गया था। ये कॉफिन चारों तरफ से सील होता है। रात का समय होता है और वे लोग इस कॉफिन के साथ कुछ नहीं कर पाते, इसलिए वे फैसला करते हैं कि इस कॉफिन को पास के एक मंदिर में रख दिया जाए। ये भी संभव होता है कि इस कॉफिन के अंदर कोई बुरी आत्मा हो, इसलिए खून और चावल का इस्तेमाल करके एक रिचुअल किया जाता है और कॉफिन को दोबारा सील कर दिया जाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। सच्चाई जानने के लिए किम और हरिम अब ग्रैंडपा की बेटी से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि ग्रैंडपा की कब्र के नीचे इतना बड़ा कॉफिन क्यों रखा गया था। वो बताती है कि वो गद्दार कैसे हो सकते हैं क्योंकि वो कोरियन नहीं बल्कि जापानी थे। ये बात सुनकर सभी और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। अगर वो जापानी थे तो फिर उन्हें यहाँ क्यों दफन किया गया था। इसी बीच हरिम के असिस्टेंट को भी कुछ अजीब चीज डराने लगती है। वो कुछ मंत्र पढ़कर अपने डर को काबू में करता है और कॉफिन को चेक करने जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो लगभग 7 फुट लंबा आदमी देखता है जो एक इंसान को खा रहा होता है। ये सब देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। असिस्टेंट की आवाज सुनती है तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी दादी उसका हाथ पकड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया हो, लेकिन फिर भी हरिम उठकर बाहर जाती है जहाँ उसका असिस्टेंट डरावना हुआ होता है। दोनों मिलकर उस कॉफिन को देखते हैं जो अब खुला हुआ और बिल्कुल खाली होता है। इसका मतलब ये होता है कि हरिम के असिस्टेंट ने जिस 7 फुट लंबे आदमी या भयानक भूत को देखा था वो इसी कॉफिन से बाहर आया था। कॉफिन के अंदर एक हेलमेट भी होता है जो किसी समुराई या जनरल का लगता है। तब सभी को समझ आता है कि इस कॉफिन में जो भी बंद था वो एक समुराई या सैनिक था। इसी बीच इस कमरे के बाहर वह जनरल भी आता है जो इसी कॉफिन से निकला होता है। हरिम जैसे ही उसे देखती है तुरंत छुप जाती है। जनरल पूछता है कि क्या इस कमरे में कोई इंसान है। हरिम जवाब देती है कि नहीं और कहती है कि मैं आपकी ही गुलाम हूँ और एक सच्ची आत्मा हूँ। कहते हुए कहती है कि नहीं। इसी वक्त जनरल को एहसास हो जाता है कि कमरे में कोई इंसान मौजूद है। वो हरिम पर हमला करने ही वाला होता है कि उसका असिस्टेंट बीच में आकर उसे बचाता है। असिस्टेंट जनरल पर भाला से हमला करता है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। इससे ये साफ हो जाता है कि जनरल एक बहुत ही खतरनाक भूत बन चुका है। अब वो जनरल हरिम के असिस्टेंट को पकड़ लेता है और अपना हाथ उसके पेट में डालकर उसे मार देता है। इससे पहले कि वो हरिम को भी
मार पाता। किम और उसका असिस्टेंट वहाँ पहुँच जाते हैं। इस बार इस भूत को देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा भूत नहीं देखा होता कि गोले की तरह उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब इन लोगों को ये समझ आ जाता है कि यह भूत रात के वक्त अपनी पूरी ताकत में होता है, लेकिन सुबह होते ही अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तब पता चलता है कि भूत ने हरिम के असिस्टेंट के शरीर को बीच से फाड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है और सांस ले रहा होता है। मतलब वो पूरी तरह मरा नहीं होता, इसलिए उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। किम अब उसी ग्रेव पर जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि अब इस कहानी को यही खत्म करना बहुत जरूरी हो जाता है। जहाँ पता चलता है कि हरिम का असिस्टेंट होश में आ चुका है। होश में आने पर उसकी आंखें अजीब थी और ये देखकर हरिम और किम को पता चल जाता है कि वो पॉसेस्ड है। उस बड़े जनरल के भूत ने इसे अपना गुलाम बना लिया था और इसी से उन्हें पता चलता है कि यह जनरल का भूत यहाँ किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। किस चीज की, ये बात हरिम का असिस्टेंट उन्हें नहीं बताता। इन सारी बातों का पता लगाने के लिए किम दोबारा ग्रेव पर जाता है। वो ग्रेव को खोलकर अपने सवालों का जवाब जानना चाहता था। पता चल जाती है कि रात में ये भूत कहीं भी जा सकता है, लेकिन दिन में ये भूत यहीं रहता है, जरूर उसी चीज की हिफाजत करने के लिए जिसके बारे में उन्हें मालूम नहीं। यहाँ खड़े खड़े किम को मरते हुए पाक की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि लोमड़ी ने बाघ की रीढ़ की हड्डी पर वार किया है। अब सीन ये था कि कोरिया को खत्म करने के लिए बहुत से मेटल रॉड्स जमीन में दबाए गए। कोरियन शैमानों को पता चल गया और उन्होंने इन रॉड्स को निकालना शुरू कर दिया। इन लोगों को कोरिया के लोगों ने ग्रेव थीव्स कहा, लेकिन अब एक रॉड वे जमीन से नहीं निकाल पाए, क्योंकि उस रॉड को जापानी ने अपने जनरल की बॉडी में दफन कर दिया था, एक ऐसे रिचुअल के जरिए जिसमें मरे हुए एक बहादुर इंसान की बॉडी को काटकर उसमें मेटल रॉड रखा जाता है और साथ ही बहुत से इंसानी ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने में जनरल की बॉडी को इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि जनरल बहुत बहादुर थे। मरने के बाद भी उनकी आत्मा इस रॉड की हिफाजत करती। अब वो जनरल जो कि भूत बन चुका था, जिसका बॉडी में वो मेटल रॉड था, उसके कॉफिन को इसलिए वर्टिकल खड़ा किया गया था क्योंकि कोरिया में लगने वाले बाकी सभी रॉड्स भी वर्टिकल खड़े थे। किम उसे रोकना चाहता था, लेकिन ये भूत उसे प्रोसेस करना शुरू कर देता है। किम को बचाने के लिए यहाँ हरिम उसके ऊपर खून भी फेंकती है, लेकिन वो थोड़ा सा तड़प कर ठीक हो जाता है और गुस्से में हरिम से ही लड़ने के लिए जाता है। पर इस समय हरिम को उसकी सुरक्षा उसकी दादी की आत्मा करती है। किम ने जनरल की बॉडी में मेटल रॉड देख लिया था और उनके ज्ञान के मुताबिक मेटल का दुश्मन लकड़ी थी। वो जनरल का भूत वैसे ही खून से तड़पता था, इसलिए बिना समय गवाए वो एक लकड़ी पर अपना खून लगाते हैं और उससे जनरल को स्टैब कर देते हैं, जिससे वो जनरल मर जाता है। वो रॉड भी बाहर निकल जाता है और खत्म हो जाता है। मतलब एक तरफ उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल इस भूत को खत्म किया और दूसरी तरफ कोरिया को भी बचा लिया। भूत के मरते ही हरिम का असिस्टेंट जो उसकी पोसेशन में था वह भी वहाँ से बाहर निकल आता है। इनके सारे काम अब पूरे हो चुके थे और ये लोग अब सुरक्षित थे। ये सोचकर ये चारों सुकून की सांस लेते हैं। कहानी के आखिर में हमें किम की बेटी की शादी दिखाई जाती है, जहाँ किम रिलैक्स नजर आ रहा था और उसे हरिम और उसके असिस्टेंट की शक्ल में एक टीम में मिल गई थी। इन चारों को दिखाते हुए ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।